अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत और मियाँ साहब के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। मियाँ साहब लंदन पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का एक ब्रादर इस्लामिक मुल्क लेकिन वो इसराइल के बड़े करीब है, उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और यूक्रेन ने जो रूस पर हमला किया है, एक गैर मामूली हमला, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन, ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये नून लीग के लिए ये इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती हो। क्या वजह है, क्यों इंपॉर्टेंट था, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन का नतीजा तो अब आ गया है, लेकिन डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं कि PMLN बैग्स सियालकोट बाय इलेक्शन मार्ड बाय रिगिंग एलिगेशंस। वो ये कह रहे हैं कि धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन PMLN ने ये सीट जीत ली है। और इस सारी जीत के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। पर एनीवे PMLN कहती है कि जी हमने बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से ये सीट जीती है। और अब जो नतायज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप ये देखें, जो वोट पड़ा है तकरीबन गालिबन 78,000 के करीब नून लीग की कैंडिडेट को वोट पड़ा है, और PTI के कैंडिडेट को तकरीबन 40,000 के करीब जनाब उनको ये वोट पड़ा है। और ये ढोल के निशान पे पड़ा है, बल्ले के निशान पे नहीं, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। अब ये बाय इलेक्शन था। बाय इलेक्शन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में तो वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप अगर ये सीट देखें, ये सीट वैसे भी नून लीग की थी। ये सीट कोई PTI की नहीं है, ये सीट वैसे ही नून लीग की थी। लेकिन अगर आप फरवरी 2024 के इंतखाबात देखें तो उसमें जो वोट पड़ा था वो नून लीग के कैंडिडेट को पड़ा था तकरीबन 58,000, और इंडिपेंडेंट को तकरीबन पड़ा था 50,000 के करीब वोट पड़ा था। तो इससे तो जाहिर होता है कि टर्न आउट जो है वो ज्यादा हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात में तो इतना ज्यादा टर्न आउट होता नहीं है। अब इल्जामात लग रहे हैं बहुत सारे, वो फॉर्म 45-47 वाले इल्जामात लग रहे हैं, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स के इल्जामात लग रहे हैं, बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं जिसका डॉन ने भी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं, नून लीग वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि आम इंतखाबात में वोट कम पड़े थे और इन इंतखाबात में वोट ज्यादा पड़े हैं। और हुकूमत के लिए तो ये वॉक इन द पार्क होनी चाहिए थी, हुकूमत की अपनी सीट थी। लेकिन एक PP की सीट है, एक सूबाई सीट है, और हालत यह है कि ये सामने आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट की है। मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार, जो उनकी उम्मीदवार है हिना अरशद वड़ाइज की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर, और पूरा एक तस्वीर भी साथ लगाई गई है जिसमें मरियम बीबी की तस्वीर है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून पर सियालकोट की अवाम का एतमाद, और उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उसके साथ साथ ये सामने आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ट्वीट किया, फिर मरियम बीबी ने ट्वीट किया, और मियाँ साहब लंदन पहुंचे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थी ये सीट इनके लिए। ये जो तासुर बनाना था कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म होगी, चले ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मान लिए, सब कुछ मान लिया, ठीक है जी, जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है वैसा ही है। इमरान खान का तो वोट बैंक तकरीबन उतना ही है, इमरान खान का तो कोई वोट बैंक कम नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत पंजाब का जो है वो उसमें वोट बैंक में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। क्या जो एक्स्ट्रा वोट पड़े वो सारे फिर उधर ही पड़े। और बड़ा क्वेश्चन अगेन वही है कि ज़िमनी इंतखाब में इतना ज्यादा टर्न आउट। पर एनीवे जनाब, ये सीट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर आजम इस पे बात कर रहे हैं, वजीर आला इस पे बात कर रही है कि कितनी इंपॉर्टेंट ये सीट थी इनके लिए, और किस किस्म का तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी हम अभी भी बड़े पॉपुलर हैं। बल्कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म हो गई है। मियाँ साहब ने भी जनाब इस हवाले से लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए, ये बात भी उन्होंने कही। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। और अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें उन्होंने बताया कि जनाब नून लीग ने मुल्क का दिफा भी मजबूत किया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है, और लोग काम को ही वोट देते हैं। यानी उस अम्बड़ियाल के इलेक्शन के हवाले से उनसे उधर क्वेश्चन किया गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि लोग काम को ही वोट देते हैं। ये खबर मैंने 2-3 दफा पढ़ी, और मुल्की दिफा का जहां पे जिक्र आया, मैं सोच रहा था कि शायद जो है मोदी का कहीं जिक्र आ जाए, मोदी के खिलाफ कोई बयान आ जाए, लेकिन अभी तक लंदन से मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। अभी वो मौजूद है वहां पे, तो फिलहाल ये कहना कबल अज वक्त होगा। हो सकता है कि आगे जाके वो जब इंटरनेशनल मीडिया से बात करें तो तब वो मोदी को लताड़ दें। अच्छा, वो ये भी फरमा रहे हैं कि जी लोग वोट देते हैं काम के ऊपर और मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है।
और ये बार बार हुकूमती शख्सियात भी दावा करती हैं। और जंग न्यूज के अंदर ही एक और खबर लगी हुई है, IMF की शराइत कड़ी, बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। अब हालत ये है कि बजट अवाम दोस्त नहीं होगा क्योंकि IMF की बहुत ज्यादा शराइत हैं, ये जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन मईशत की बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर तो IMF की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, फिर तो जनाब चीजें जो है अवाम के लिए बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। लेकिन हर कोई कह रहा है कि जी बजट अभी तक इसलिए पेश नहीं किया गया कि IMF की कुछ शराइत के ऊपर काम हो रहा है। हालत यह है कि इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है पूरे साल का बजट, वो भी हम IMF की मंजूरी से पेश करेंगे। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जी मुल्क की मैशत बहुत बेहतर हो रही है। और इकोनॉमी के हवाले से एक और खबर ये सामने आप डॉन न्यूज की देख लें, इसमें डुअल प्राइसिंग का जिक्र है। इस बजट के अंदर उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जो लोग कैश पे पेट्रोल खरीदें उनको पेट्रोल 2 से 3 रुपए लीटर महंगा मिले, और इसी तरीके से जो दीगर कुछ लोग सामान वगैरह मंगवाते हैं जो कैश पे आगे बेचेंगे, कैश सेल्स के ऊपर 2% हो सकता है एक्स्ट्रा GST लगे। और ये कहा गया कि जी सारे पेट्रोल पंप जो है वो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह लें, यानी कार्ड के जरिए पेमेंट लें। अब कैश पे कौन पेट्रोल लेता है? कैश पे ज्यादातर पेट्रोल वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। कोई 200 रुपए का जाके डलवा ले, कोई रिक्शे वाला 400 का डलवा ले, कोई मोटरसाइकिल वाला 300 का पेट्रोल डलवा ले, वो लोग कैश पे लेते हैं। तो अब ये एक तरह से कार्ड्स पे है, यानी एक तरह से ये प्रपोज किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो लोग कैश पे पेट्रोल खरीदेंगे उनको पेट्रोल महंगा मिलेगा। भाई कैश क्या इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है? कैश पे अगर खरीद या तो हो ना कि आप मुल्क के अंदर कैश को खत्म कर दें, बस फिर क्रिप्टो करेंसी लगा दें, बिटकॉइन लगा दें। और वो बिटकॉइन के हवाले से बताया गया ये और वो, और फिर पता चला कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तो अभी तक उनकी ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, स्टेट बैंक ने और वजारत खजाना ने ऐवान को बताया, पार्लियामान को बताया, पार्लियामान की कमेटी को बताया। अच्छा, एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जी जो कैश खरीदेंगे, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है कि उनको महंगा पेट्रोल मिले। कैश की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी कैश के हवाले से एक फैसला किया गया। हसीना वाजिद को एक और झटका। बांग्लादेश में करेंसी नोट से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। जो नए नोट छापे गए हैं उस पर से शेख मुजीबुर रहमान साहब की तस्वीर हटा दी गई है, और जो नई तस्वीरें लगाई गई हैं उसमें कुदरती मनाजिर और इस किस्म की चीजें लगाई गई हैं, और कोई किसी शख्स की तस्वीर नहीं लगाई गई है। और ये हसीना वाजिद साहिबा को बड़ा झटका है। हसीना वाजिद साहिबा को अब ये उनके लिए भी झटका, और ये बाकी दुनिया के लिए भी एक सबक है कि उनके वालिद तो बड़े ह्यूजली पॉपुलर थे और उनके वालिद को अवाम बड़ा पसंद करती थी, लेकिन जब उन्होंने अवाम के राइट्स को कर्टेल किया और एक जुल्म का, बर्बरियत का निजाम वहां पे वो लेके आई, और जिस तरीके से इलेक्शन वो जीतती थी, हसीना वाजिद भी इलेक्शन कभी नहीं आ रही। जो भी आपको बताया जाता ना जी ये इलेक्शन जीत के, तो वो इलेक्शन हम जीत गए, हमारी कामयाबी साबित हो गई। तो यकीनन इलेक्शन जीतना तो बहुत बड़ी कामयाबी होती है, पर मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि शेख हसीना वाजिद भी बड़ी मेजोरिटी से इलेक्शन जीतती थी बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। और फिर इसको कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं 71 के साथ। देखें, जो 71 में हुआ वो इसीलिए हुआ कि जो जिसका वोट था, जिसका मैंडेट था, उसको वो मैंडेट नहीं दिया गया। भुट्टो साहब को वजीर आजम बनने का शौक था और उसका जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। तो आज के जो इवेंट्स हैं वो उस चीज से मुंसलिक नहीं है। आज के जो इवेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे इस चीज से मुंसलिक है कि अवाम के मैंडेट को नहीं माना जा रहा, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा। और फिर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी लोग जूते मार रहे हैं, और शेख हसीना वाजिद को भी वहां से जूते मार के निकाला। और किस लिए निकाला? कि जब आपने अवामी मैंडेट को नहीं माना। तो ये एक सबक इस लिहाज से पूरी दुनिया के लिए है कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। ज्यादा देर तक आप अगर दबा के रखते हैं तो फिर एक उसका रिएक्शन भी आता है। पर एनीवे, शेख हसीना वाजिद साहिबा के जो वालिद हैं उनकी तस्वीर अब करेंसी नोट पर से हटा दी गई है बांग्लादेश में। अच्छा जी, वो जो बिजनेसमैन जिन्होंने इमरान खान साहब से जाके मुलाकातें की हैं, उन्होंने मंसूर अली खान साहब से भी बात की है, और गालबन जियो न्यूज से भी उन्होंने बात की है, और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मैंने इमरान खान साहब से जाके जो मुलाकात की, और उसमें पोलराइजेशन का वो जिक्र करते हैं, बार बार नौजवानों का जिक्र करते हैं। देखें, इस चीज का तो फिर हुकूमत को भी इदराक है कि पोलराइजेशन है, और नौजवान तबके के अंदर एक रिजेंटमेंट है। वो ये समझते हैं कि हमने जिसको वोट दिया है उसकी हुकूमत नहीं बनी है। अब हो सकता है उनका ये समझना, उनका ये ख्याल दुरुस्त ना हो, लेकिन वो ये समझते तो हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी जो आपको थीम हर जगह पे नजर आती है कि जी इमरान खान पोलराइजेशन काम करें, इमरान खान ये कर दें, इमरान खान वो ये है, क्या उनको इस चीज का इदराक है, इस वक्त ऐसा होना चाहिए, इस वक्त वैसा होना चाहिए। और भाई इमरान खान साहब तो जेल में है, हुकूमत 4-5 स्टेप्स उठा ले ना।
अगर आप चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना शुरू कर दें, जो भी बाई इलेक्शन हो उस पर इस किस्म के इल्जाम ना लगें। दूसरा, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो है जमानत की दरखास्त, उसकी मुखालफत ना करें। दीगर जो लोग हैं जो इतने अरसे से बंद हैं, उनके केसेस में कोई नरमी कर लें। हुकूमत की तरफ से तो कोई नरमी नहीं है, इधर तो उनके MNAs को भी सजाएं हो रही हैं, उसी तरीके से सारा निजाम चल रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शख्स जेल में है वो सारी रियायत दिखा दे, वो ये कर दे, वो कर दे। और वो इन साहब की भी गुफ्तगू से तासुर यही मिल रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने ये करना है। और भाई, जिन्होंने आपको अंदर भेजा था, जिन्होंने आपको इजाजत दिलवाई थी हुकूमत वालों ने, वैसे उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान साहबा के थ्रू अदालत से जो है मुझे इजाजत मिली। अदालत से जिन लोगों को इजाजत मिली भी है वो अलीमा खान साहबा को भी मिली भी है, वो कितनी दफा जा सकती है वो भी पता है। तो एनीवे, ये हुकूमत को भी थोड़ा सा बताए ना कि जी हुकूमत ये स्टेप्स उठा ले तो शायद उसके अंदर कोई बेहतरी आ जाए। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब जो है ना, मुज़ाकरात या जो कुछ भी होंगे वो फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे। अंदर जाके उनको कोई जो मर्जी कहता रहे, जो उनके जहन में है वही चीज होगी। वो जो बातें कहते हैं अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौर को, वो बाहर आके थोड़ा बदल के थोड़ा सा उसको एडिट करके सुना देते हैं, मरम पट्टी करके वो बात सुना देते हैं, पूरी बात वो नहीं सुनाते। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि बहुत सारी बातें जो अंदर इमरान खान साहब करते हैं वो बाहर आके रिपोर्ट नहीं होती। अभी इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई, उसमें बड़ी उन्होंने सख्त बातें की। ये बातें वो पिछले 2-3 दिनों से 2-3 मुलाकातों के अंदर उन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ कही है, लेकिन वो बातें उस तरह बाहर नहीं आई थी। और मैंने आपके साथ अपने व्लॉग के अंदर शेयर किया था कि इमरान खान साहब तो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और बाहर जो लोग आ रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप के लोग हैं, वो तो वो बातें नहीं कर रहे। लेकिन वो फिर चीज सामने आ गई और उसी जानिब इशारा कर रहे हैं नजम सेठी साहब भी कि वो बाहर आके थोड़ा सा उसको बदल के, थोड़ा सा उसको काम डाउन करके पेश कर दिया जाता है, क्योंकि शायद लीडरशिप की ख्वाहिश हो, कोशिश हो कि किसी तरीके से चीजों का पैचअप किया जाए, किसी तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। लेकिन फिलहाल वो मुझे चीजें उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब इनडायरेक्ट बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जिसने जो कुछ भी ऑफर करनी है, जो बात करनी है, जो जिसका दिल है, वो आके डायरेक्ट मुझसे बात करे। ये नहीं हो सकता जिस तरह माजी में हम देखते थे कि जी मोहम्मद जुबैर साहब भी जाके मिल रहे हैं, मलिक अहमद साहब भी जाके मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो माजी के अंदर जब हुकूमत थी परवेज मुशर्रफ साहब की, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की भी किसी से मुलाकातें होती थी, इसका पैगाम आता था, उसका पैगाम आता था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जिसने जो पैगाम भेजना है डायरेक्ट आके हमसे बात करें हुकूमत वाले। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर, ईद अब आने वाली है, बहुत सारे दोस्त जो खबर दे रहे थे कि ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने अर्ज किया था कि मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि ऐसा ईद से पहले होगा। और अब तो सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हमें नजर आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईद से पहले बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला किया है ड्रोन्स के जरिए। जनाब, कुछ 100 से ज्यादा ड्रोन्स उन्होंने स्मगल किए, छोटे छोटे ड्रोन्स। वो एक ट्रक के अंदर गए रूस के अंदर, उनको किसी जगह पे खड़ा किया गया, फिर उनको ऑपरेट किया गया रिमोटली। उनके ऊपर बारूदी मुआद लगा हुआ था और मुख्तलिफ जो वहां पे टारगेट्स थे उनको टारगेट किया गया, और रूस के जो जंगी जहाज हैं उनको टारगेट किया गया। बड़े पैमाने पे रूस को इससे नुकसान हुआ है, और कुछ नुकसान काफी, जिसे आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हुआ है। और कुछ मगरबी मीडिया उसको रिपोर्ट भी बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रूस किधर है और मगरब किधर है और नेटो किधर है और रशिया किधर है, और ये सारी चीजें अब आपके सामने है। पर एनीवे, इस जंग के अंदर बिल्कुल मगरब जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से रूस को कमजोर किया जाए। और ये जंग इतना अरसा कभी भी ना चलती अगर बाकायदा तौर पे रूस के खिलाफ यूक्रेन को असला ना दिया जाता, मगरब की जानिब से मिलिट्री सपोर्ट ना दी जाती, बड़े अरबों डॉलर की फंडिंग ना दी जाती। तो वो सब कुछ किया जा रहा है। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर रूस का क्या रिस्पांस आएगा। एक तरह से ये एक बिल्कुल इसने वॉर को बदल के रख दिया है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने ड्रोन्स भेजे थे, यूक्रेन ने अब रूस के अंदर ड्रोन्स भेजे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे आके ड्रोन्स वगैरह गिरे थे, लेकिन उस तरह नुकसान नहीं हुआ था। जहां पे टारगेट्स थे उनके बाहर ही आके वो ड्रोन्स वगैरह गिरे, हमने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। पर एनीवे, अब इसके ऊपर रशिया क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कितने बड़े पैमाने पे हमला करेगा, इस हवाले से जो है बहुत सारी चीजें अब मगरबी मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट हमला था यूक्रेन की जानिब से, जिसमें उन्होंने गैर रवायती तरीकाकार को अपनाते हुए छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए रूस के जहाजों को निशाना बनाया, जंगी जहाजों को निशाना बनाया। और टाइम ही नहीं था रूस के पास कि वो जंगी जहाज हवा में उड़ा सकें। जी हाँ जी, जो जंगी जहाज आपका होता है वो सबसे ज्यादा महफूज जंग के दौरान हवा में ही होता है।
अगर वो खड़ा होगा कहीं पे तो वो तो किसी जगह पे भी टारगेट किया जा सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की एयर बेसिस को, और पाकिस्तान ने उनके एयर बेसिस को टारगेट किया। और इसी वजह से जो कोशिश होती है कि जंग जब छिड़ी हो तो जहाजों को वहां पे रखा जाए जहां पे किसी को पता ना हो, या फिर उसको हवा में ले जाएं। और रूस ने भी कोशिश की होगी कि इन जहाजों को उड़ाया जाए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मगरबी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है और फिर वहां पे बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। अच्छा, भारतीय मीडिया भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान में ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। वो एक सहाफी को मैं सुन रहा था, वो जनाब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने 11 राफेल गिरा दिए हैं, और एक राफेल तो इतना जख्मी हो गया है कि वो जनाब वो कुछ किस करने के काबिल नहीं है। तो मैं, और फिर एक और जगह पे मैं सुन रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान की फौज अभी भी इंडिया के अंदर ही बैठी हुई है और किस जगह पे बैठी हुई है। मेरे ख्याल में हकीकत पे मबनी बात करनी चाहिए। ज्यादा मुबालगा करें तो फिर जो सच होता है वो भी झूठ लगना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी है, इसमें हमें मुबालगा करने की क्या जरूरत है। 11 राफेल अगर पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं तो वो तो मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसा लगता नहीं है ना। जो है हकीकत है, बस उस पर बात कीजिए। पर एनीवे, वो मेरे ख्याल में, वो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि भारतीय मीडिया की सी ग्रेड कॉपी बनने की, वैसे तो भारतीय मीडिया की यहाँ पे डी ग्रेड कॉपियां बहुत ज्यादा हैं डी ग्रेड कॉपियां, और मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आती हैं। लेकिन वो इस जंगी मामले में कुछ ज्यादा ही जोश जो है वो दिखा गए। वैसे तो वो सियासी मामलात में भी लोग काफी जोश दिखाते हैं और जिस किस्म की बातें करते हैं वो हमारे सामने ही है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये यूक्रेन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमला किया है, और अब इसका रिस्पांस क्या आएगा रूस की जानिब से, पूरी दुनिया को उसका इंतजार है। थोड़ा बहुत तो रिस्पांस आ रहा है, लेकिन बड़ा क्या रिस्पांस आता है वो देखते हैं। मुमालिक के जो ताल्लुकात होते हैं, अब यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है, रशिया के साथ कौन खड़ा है, ये सम टाइम होता ये है कि आपके इस मुल्क से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो उसका दुश्मन है हो सकता है कि उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों, और हो सकता है कि आप इसके दोस्त हों और एक दोस्त इस कैंप में हो, दूसरा दोस्त उस कैंप में हो। और इसी तरह की एक मिसाल आजरबाईजान की भी है। आजरबाईजान के जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने हालिया दिनों में दौरा किया इसराइल का। इसराइल और आजरबाईजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसराइल गालिबन उन पहले ममालिक में से था जिसने आजरबाईजान को तस्लीम किया था। जब आजरबाईजान को आज़ादी मिली थी, जब यूएसएसआर टूटा था तो आजरबाईजान आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले गालिबन उसको इसराइल ने तस्लीम किया था। और फिर 90 के बाद से इनके स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, ये असला भी लेते हैं। और 2016 और इस पीरियड के दौरान तकरीबन 70-80% जो असला ये लेते थे वो सारा इसराइल से लेते थे। फिर आजरबाईजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी, वो जो एरिया आजरबाईजान ने वापस लिया था, उसमें भी आजरबाईजान की सबसे ज्यादा मदद जो है वो इसराइल ने की थी। तो इसराइल और आजरबाईजान की जो ऐसे दोस्ती है, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी दोस्ती की आप मिसाल दे दें, पर एनीवे वो बड़े क्लोज हैं। तो आजरबाईजान हमारे भी क्लोज है, आजरबाईजान तुर्की के भी क्लोज है, लेकिन आजरबाईजान इसराइल का भी दोस्त है। तो है वो हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क, और लेकिन अपने मुफादात के लिए वो इसराइल के भी बड़े क्लोज है। अब ईरान का और उसका बॉर्डर भी मिलता है। ईरान के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके हवाले से भी उसको खदशात रहते हैं कि आजरबाईजान के सॉइल को समटाइम इस्तेमाल करता है इसराइल, या उसकी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोग अपने स्ट्रेटेजिक उसको देखते हैं, अपने मुल्की मफाद को देखते हैं, और उसको देखते हुए वो फैसले करते हैं। और अब ये जो सब कुछ गाजा में हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, इस सारे अरसे के दौरान भी आजरबाईजान ने इसराइल के ऊपर उस तरह तनकीद नहीं की। अभी भी वो आपको इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, और सारी दुनिया आपको एक तरफ नजर आती है तो आजरबाईजान आपको उसी तरफ नजर आता है। इसके ऊपर पूरा बड़ा डिटेल एक बीबीसी ने आज पीस भी किया है, जो वहीं के एक सहाफी ने लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पीस है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ें। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म के ताल्लुकात हैं आजरबाईजान के और इसराइल के। अरशद नदीम साहब जनाब मेडल जीत के वापस आ गए हैं, लेकिन इस दफा एयरपोर्ट पे अरशद नदीम साहब को कोई, जिसे कहते हैं ना, रिसीव करने वाले कोई ज्यादा लोग नहीं आए हुए थे। पिछली दफा शायद सियासी जरूरत थी, एक हीरो की जरूरत थी, तो जनाब सारे सियासी लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। इस दफा कोई एयरपोर्ट पे कोई ज्यादा लोग नजर नहीं आए, तो वो कोई ना कोई इवेंट चाहिए होता है हुकूमत को ये दिखाने के लिए कि जनाब वो किसी और की पॉपुलैरिटी कम होगी। अरशद नदीम जीता था पिछली दफा, तो उस वक्त भी कहा गया कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है, नया हीरो मिल गया। ये बाकायदा ट्वीट्स की गई थी कुछ लोगों की जानिब से, नून लीग से वाबस्ता सोशल मीडिया के लोगों ने बाकायदा ये ट्वीट्स की थी कि जनाब ये देख लें कि अब अरशद नदीम एक नया हीरो मिल गया। अरशद नदीम बेचारा एयरपोर्ट पे आया, आप देख लें कितने लोग उसको रिसीव करने आए हुए थे। इमरान खान साहब जो है वो आज भी एयरपोर्ट पे आए,
तो जब वो इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे और वो आते थे तो क्या ये सिर्फ एक दौरे के ऊपर उनका ऐसे इस्तकबाल होता था? तो उस वक्त अरशद नदीम एक सियासी जरूरत भी था, लेकिन अरशद नदीम हमारी कौमी हीरो है। अरशद नदीम ने बेहतरीन वहां पे खेल का मुजाहरा किया, हम सबको अरशद नदीम पे फख्र है। बाकी सियासतदानों ने तो आपको पता है किसी साइड के भी हों, उन्होंने अपने अपने एक सियासी वो पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। और कोई ये जाके मिल रहा था और कोई अरशद को ये उस जमाने में कह रहा था कि इसका नाम भी ले लो, सर इसका विजन है, सर उसका विजन है। तो ये इस दफा जो है ये किसका विजन था? कोई कितने सियासी लीडरान गए अरशद नदीम को एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने? बता दें, क्या उतनी तादाद में गए जितनी पहली दफा गए थे? ऑपरेशन सिंदूर लेके जनाब मोदी हुकूमत पहुंच गई है, अपनी इलेक्शन कैंपेन वो चला रही है। ये सामने आप देख सकते हैं, यूजिंग ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी टेक्स इलेक्शन कैंपेन टू बंगाल। और ऑपरेशन सिंदूर किस मुंह से यह दिखाते हैं? मतलब कोई बेशर्मी की भी कोई हद होती है कि इतनी मार खाने के बाद भी ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि वो जारी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां की जो आवाम जो इनको वोट देती है वो किस हद तक ब्रेन वॉश्ड है या किस हद तक जो है वो सियासी समझबूझ रखते हैं। पर एनीवे क्वेश्चंस तो वहां पे उठ रहे हैं। वहां पे एक तरीके का माहौल बना दिया गया है जिसमें लगता उनको ऐसे है कि जैसे भारत जो है वो कोई अमेरिका के लेवल की कंट्री है। भारत और अमेरिका एक जैसा है, जहां पे अमेरिका होगा वहां पे भारत भी होगा। ये बाकायदा वो उन्होंने ना उनका मीडिया, बॉलीवुड और उनके सियासतदान इस किस्म की बातें करके। हालत ये है कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतने लोग तो वहां पे खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी बुरी हालत है। पाकिस्तान के अंदर भी 40% बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। यहाँ पे भी जो है लोगों को मुनासिब खुराक नहीं मिलती, यहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो हमने दोनों ममालिक के मसाइल को हल करना है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो, तजारत हो, आगे चीजें चलें। लेकिन मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं खत्म हो रहा और वो उनके जहन में ऐसे है कि जैसे वो कोई वर्ल्ड सुपर पावर है। भाई आपने जो कोशिश की थी, आगे से जो उसका जवाब मिला, उसके बाद तो आपको मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर का, बल्कि वैसे ही सिंदूर का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए इंडिया में कुछ अरसे के लिए, जो कुछ हुआ है उस ऑपरेशन के दौरान। पर एनीवे ये एक तरफ इसके ऊपर ये सारी कैंपेन वगैरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर जो आ रही है तुर्की से, ये सामने आप देख सकते हैं। ये कोई इंडियन व्लॉगर है, ये एक तुर्किश जो तुर्किया की खातून है, उनके साथ उनकी गाइड होंगी, उनके साथ फिर रहा है। तो उनके हवाले से बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहा है और ये इसको वहां पे गालबन अब पकड़ा भी गया है और इसने कोई वीडियोस वगैरह भी अपनी डिलीट की हैं और काफी इसको वहां पे बैकलैश का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन ये मामला शुरू हुआ जी कि ये किसी दुकान पे गया तो ये उधर कह रहा है कि वेयर इज इंडियन फ्लैग, कि जी बहुत सारे कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए, इंडियन फ्लैग किधर है? और इंडिया ना हो गया, अमेरिका हो गया कि जनाब इंडियन फ्लैग नहीं है। तो उस पर इसने बड़ी वहां पे गालियां वगैरह दी और अपनी जुबान के अंदर, लोग तो नहीं समझ सकते, मुंह पे उनको गालियां देता तो आगे से वो भी इसको फिर जवाब देते। फिर जिस खातून के साथ फिर रहा है उसके हवाले से इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको भी पकड़ा, उधर पुलिस ने पकड़ा और गालिबन इस तरह की खबर आई और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज रिपोर्ट होती रही है। और ये सामने आप देख सकते हैं, कोई किसी एक टर्किश कॉप्स हैव निक्ड एन इंडियन टूरिस्ट आफ्टर ही पोस्टेड ऑफेंसिव वीडियोस अबाउट टर्की ऑन हिज यूट्यूब चैनल। और ये कोई वहां का बंदा है भारत का। पर एनीवे ये जो माइंड सेट है इसको समझना बहुत जरूरी है। जो इसने जाके एकदम से पूछा वेयर इज इंडियन फ्लैग, मतलब अब मेरे मुंह से जो है वो कुछ तफसीलात निकलने लगी थी कि वाई वुड, मतलब कि इतने इंपॉर्टेंस है कि इंडिया का फ्लैग हो, मैं कहीं पे जाऊं कि जाके पूछूं कहां पे पाकिस्तान का झंडा है, तो अगर नहीं है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? उनकी मर्जी है, उनका मुल्क है, जो झंडा उन्होंने अपनी दुकान के अंदर लगाया हुआ है। तो ये पर इसको मोदी ने बताया हुआ ना, ये वो टिपिकल भक्त है ना, कि इसको इन्होंने मीडिया ने ये सिखाया कि भाई तुम तो अमेरिका के लेवल की कंट्री हो। और अमेरिका कौन होता है सीज फायर करने वाला? भाई अमेरिका ने सीज फायर कह दिया इसलिए कि आपकी हुकूमत रोती हुई वहां पे गई थी और उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी सब कह रहे थे कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते। अमेरिका कौन होता है? भाई तुम ना मानो, तुम्हारी हुकूमत ने जो जाके पांव पकड़ लिए और तुम्हारी एयरफोर्स 2 दिन जमीन पे रही, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उड़ाएं किस तरह। ये मैं नहीं कह रहा, आपका अपना चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है वो ये फरमा रहा है। पर एनीवे ये जो माइंडसेट है, इस तरह का घटिया माइंडसेट, ये आप जब परवान चढ़ाते हैं तो फिर इसी किस्म की हरकतें होती हैं और फिर इसको वहां पे जाके आप जिन मुश्किलात का सामना हुआ है, मेरे ख्याल में दूसरों के लिए भी ये सबक है। और वैसे भी कुछ लोग जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, आप किसी और जगह पे जाते हैं, दूसरे सूबे में जाते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों के पास जाते हैं, आपको हमेशा दूसरों का जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो जेनोफोबिया है,
ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो ये है कि जी हम बेहतर हैं और दूसरा हमसे बेहतर नहीं है, हम इससे बेहतर है, हम उससे बेहतर हैं, ऐसे इस सोच जो है वो इंतहाई एक सतही सोच होती है। और ऐसी सोच के मालिक जो हैं वो कभी भी खुद तरक्की नहीं कर सकते, ज़हनी तौर पे हमेशा वो पस्ती का ही शिकार रहते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।